बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खुशामदीद। इरफान इकबाल शेख साहब सदर FPCCI के हमारे साथ मौजूद हैं। उनके साथ जो है वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सुलेमान चावला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों मेहमानों से बहुत सी बातें करनी है, बहुत से ऐसे मामलात कि जिस पे पाकिस्तान के लोग ये बात करते हैं, सोशल मीडिया पे बात होती है कि पाकिस्तान के ताजिर शायद टैक्स देना नहीं चाहते, पाकिस्तान की मईशत का हिस्सा नहीं बनना चाहते। वहीं से शुरू करेंगे। IMF प्रोग्राम से लेके जो दीगर मामलात हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब की पॉलिसीज़ हैं, उनके ऊपर भी बात करेंगे, क्योंकि मिफ्ता इस्माइल साहब के साथ इन लोगों का एक ज़ाती ताल्लुक भी है, कराची से ही मुताल्लिक है और FPCCI का हेड ऑफिस भी कराची में ही है। तो इस ताल्लुक का क्या नतीजा निकलता है, बिज़नेस कम्युनिटी किस हद तक पाकिस्तान की मईशत को सपोर्ट कर सकती है, किस हद तक अपना रोल अदा कर सकती है। बहुत शुक्रिया मेहमानान का। शेख साहब आपका भी शुक्रिया, चावला साहब आपका भी शुक्रिया। एक तासुर ये उभरता है कि जब भी टैक्स लेने की बात आती है, परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर से, कि जब वो आपको याद होगा वो एक परफॉर्मे की बात हुई थी, बड़ी तवील हड़ताल हुई थी, उसके बाद रिटेलर्स के ऊपर 36,000 का टैक्स हो साल का, या NIC की शर्त हो, या तो हुकूमत जो है वो कभी स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेना नहीं चाहती, आमिराना तरीके से टैक्स जो है वो कलेक्ट करना चाहती है, या ताजिर टैक्स देना नहीं चाहते। सच्ची क्या बात है? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं इस चीज़ को इस तरह से डिनाई करता हूँ कि आपने पिछली बार टारगेट रखा 6,000 का, आपने 6,100 आपने बिलियन दोनों उसका किया आपने। फिर आपने उसके बाद आप ये देखें कि इस साल आपने 7,000 का किया। तो आप किस बेस के ऊपर करें? अगर ताजिर टैक्स ना दे रहे होते तो आप ये टारगेट अचीव कर सकते? कभी भी नहीं कर सकते। पहली बात तो मैं ये आपको बता दूं कि बिल्कुल एब्सोल्युटली गलत है कि ताजिर टैक्स नहीं देना चाहते। वो टैक्स के निज़ाम से तंग है, सिस्टम ठीक नहीं है, सिस्टम की वजह से प्रॉब्लम। देखिए, आपने मिफ्ता साहब ने ख़ुद अपनी गलती को तस्लीम किया। उन्होंने हमारे साथ वादा किया था, मैं ख़ुद वहाँ पे जाके इस्लामाबाद से उनसे मुलाकात की और छोटे ताजरों पे फ़िक्स की बात की उनसे मैंने। उन्होंने कहा जी बिल्कुल हम आपका फ़िक्स करेंगे और हम इसको करके देते हैं। हमारी उनके साथ जो डील हुई थी वो थी कि 3,000 रुपीज़ उसमें शामिल लगाया जाएगा। अब आप उसको 3,000 की बजाय आप लगा दें 6,000, और फिर उसके बाद आप जो बिल्कुल ज़ीरो वाले लोग हैं या 100 से भी ज़्यादा कम जिनका बिल है उनको भी आप लगा के भेजें 6,000 साथ, तो लोग कैसे मानेंगे? एक तो बात, उन्होंने इस गलती को ख़ुद तस्लीम किया। उन्होंने कहा जी हाँ मैंने वादा किया और मैंने कहा था 3,000 और आपने, हमारे से गलती हो गई, हमने इसका डाटा को पहले चेक नहीं किया और जिसकी वजह से हो गया। तो मैं समझता हूँ कि अभी भी 3,000 रुपये जो हमने उनके साथ किया था फिक्स, हम उस पर कायम हैं। हम कहते हैं उस पर करें, और वो जिस तरह से जिस तरीके से हमारी बात हुई थी और जो प्रोसीजर हमने उसके लिए बनाया था, उसी प्रोसीजर को अगर आप अडॉप्ट करेंगे तो यहाँ कोई शोर नहीं बचेगा। लोगों का टैक्स भी आपको इकट्ठा हो जाएगा। हम तो खुद चाहते हैं। अच्छा, आप लोगों से जो मुशावरत हुई थी उसमें फिगर तय हुआ था कि कितना फिगर होगा? एग्जैक्टली फिगर तय हुआ था कि 3,000 रुपीज़ पर पर्सन पर अपना जो शॉप है, और उसको रिकवर करने का तरीका क्या होगा? बिजली के बिल ही होंगे? जी, बिजली के बिल के साथ ही लगेगा। देखिए, उसमें हुआ क्या था कि हमने ये कहा था कि जी जो 100 यूनिट से कम या नीचे जिसका बिल 100 रुपये से भी नीचे जिसका बिल है उसको तो आपने किसी सूरत नहीं करना। जाहिर है वो बेचारा 155, 100-200 रुपये वाले बिल को भी आपने 6,000 ठोक दिया। वादा किया आपने 3,000 का, ठोक दिया 6,000, तो लोग कैसे अपना मानेंगे भाई? एक चीज़ आपने कमिटी नहीं हमारे साथ की हुई कि हम इसको 6,000 करेंगे, कमिटमेंट कुछ हो रहा है, करें कुछ और, तो शोर तो मचेगा। यही बात हुई है और उस चीज़ को उन्होंने, मिफ्ता साहब ने खुद भी मान लिया कि मैंने इसको देखा नहीं, सही तरह चेक नहीं किया और नीचे जो हमारी टीम थी उनसे ये गलती हो गई। अच्छा, ये तासुर बार बार उभरता है ना। देखें, मैं जाहिर है कि मैं इस तासुर की नफ़ी कर सकता हूँ ना हिमायत कर सकता हूँ। नफ़ी अगर करनी है तो आपने करनी है, हिमायत मेरा काम नहीं है, मेरा काम सवाल करना है। लेकिन पाकिस्तान में एक क्लीन स्वीप करते हुए एक स्टेटमेंट दिया जाता है कि पाकिस्तान में ताजिर टैक्स देना ही नहीं चाहते, और जो टैक्स हुकूमत इकट्ठा करती है वो ज़बरदस्ती करती है, उनकी विल के बगैर, उनकी मर्ज़ी के बगैर। शिकंजा जब कसती है तो फिर मजबूरन जो वो लोग टैक्स देते हैं। ये हकीकत है? नहीं, मैं बताता हूँ। देखिए, पूरी दुनिया में टैक्स कोई खुशी से नहीं देता। पहले तो ये बात आपको, मैं एक यूनिवर्सल ट्रूथ है उसको आपको मानेंगे, मैं भी मानूंगा। कोई भी दुनिया के किसी टैक्स चोरी के वाकयात ही ना होते अगर ये सारी दुनिया में होता है। देखिए, दुनिया में ये होता है क्योंकि वहाँ पे इकॉनमी सारी जो है ना उसको उन्होंने वो किया हुआ है, कंट्रोल किया हुआ है और साथ हर चीज़ नेट में, तो फिर उसमें आपको मैनेज करना पड़ता है कि किस तरीके से हम अपने एक्सपेंस को बढ़ा के शो करें, चीज़ें मैनेज करना पड़ता है। सारी दुनिया में ये मैनेज होता है, ये कोई पाकिस्तान नहीं है।
सारी दुनिया में ऐसे होता है, वो करते हैं। जितनी कॉर्पोरेट बड़ी बड़ी अपना कंपनीज है सब इसको मैनेज करती हैं। भाई कौन चाहता है कि मैं टैक्स सारा का सारा दे दूँ और मेरे पास कुछ भी ना रहे। आपने रेट रखा हो 35%, 45%, हमारा तो 35% है या 30% है, 29% है, और किस जगह पर 25% है, बट दुनिया में 45% तक भी है। मैं आपको बता रहा हूँ, तो सारे मैनेज करती हैं बड़ी बड़ी कंपनीज इस चीज़ को। तो यहाँ पे क्योंकि हमारा सिस्टम उस तरह से पूरा डेवलप नहीं किया गया, हमारी जो मशीनरी है, जो हमारा FBR है, उसने आज तक इस, देखिए आप मेरी बात सुने, किस मुल्क में होता है कि आपकी 22 करोड़ आपकी पॉपुलेशन हो और आपका 30 लाख बंदा असेसी हो। अब 30 लाख की मैं हिस्ट्री भी आपको बताता हूँ। 30 लाख में 5 लाख हैं जो अपनी रिटर्न ही नहीं देते, बिल्कुल ठीक। 10 लाख हैं जो ज़ीरो पे देते हैं, 10 लाख हैं जो 50,000 में देते हैं, सिर्फ 5 लाख लोग हैं जो टैक्स देते हैं, जिसके ऊपर 6,100 जो हमने इकट्ठा किया है, ये इसकी बेस पे इकट्ठा किया। तो ये इसमें नाकामी किसकी है? नाकामी गवर्नमेंट की है। इसका मतलब तो ये है शेख साहब, इसका मतलब तो ये है कि हम इस सर्किल के अंदर ही घूमते रहेंगे। कभी टैक्स लगेगा, उस पर एहतजाज हो जाएगा, वापस हो जाएगा, लेकिन मुल्क के अंदर कोई पायदार बुनियाद नहीं बन सकेगी। मैं ज़रा चावला साहब को भी शामिल कर लूँ। चावला साहब, आप इस सारी बात जो शेख साहब ने की कि जी निज़ाम ठीक नहीं है, FBR का मामला है, बल्कि हम तो हालांकि सैलरीड क्लास है, हम 4-6 चीज़ें आपको बता सकते हैं कि हमें हमारा जो कंसल्टेंट है जिससे हम के ज़रिए फाइल करें, वो बता देता है कि जी आपने जो है वो अगर गिफ्ट आपके वालिद ने भी आपको दे दिया तो आपको नोटिस आएगा, अगर आपने जल्दी फाइल कर दिया तो आपको नोटिस आएगा। मतलब यहाँ लोगों को सिस्टम के साथ खेलने के तरीके भी पता है, लोगों को ये भी पता है कि सिस्टम उनके साथ क्या ज्यादतियाँ करेगा। तो पिछले कुछ अरसे के अंदर खासतौर पर इमरान खान साहब का ये नारा था, दावा था कि वो इस्लाहात लेके आएंगे, और शौकत तरीन साहब हों या दीगर जो उनके वज़रा थे, वो यही कहते रहे कि हमने इस्लाहात लाए हैं, इसकी बुनियाद पर टैक्स बढ़ा है। तो आपको लगता है कि पिछले कुछ अरसे में कोई इस्लाहाती अमल भी हुआ है? देखें, इस्लाहाती अमल तो बज़ाहिर ऐसा नहीं हुआ जो कि होना चाहिए जिससे आपके टैक्स एसएससी बढ़ें। आपको इस्लाहाती अमल जब आपको पता चलेगा जब आपके एसएससीज बढ़ेंगे और जो है आपका नेट बढ़ेगा। हमें ऐसे इक़दाम करने चाहिए और यूज़र फ्रेंडली ऐसे इक़दाम करने चाहिए जिसमें आदमी टैक्स में नेट में आने में तैयार हो, खुशी महसूस करे कि हाँ। अब हमारे यहाँ क्या होता है कि जो टैक्स दे रहा है आप उसी को पेनलाइज करते रहते हैं, मज़ीद टैक्स लगा देते हैं, मज़ीद टैक्स लगा देते हैं, और कोई ऐसा मरबूत निज़ाम नहीं लेके आते जिससे आपके पास टैक्स नेट बढ़े। और जो नए एसएससीज हैं उनको आप अपने सर्कल में लाएं और उनसे आप टैक्स लें। और जो आपने एग्जेम्पशंस दी हुई हैं वो क्यों दी हुई हैं? वो किसी सेगमेंट को आपने एग्जेम्पशंस दे दी, वो जो कमा रहा है वो टैक्स दे। और मगर ऐसा सिस्टम हो, ये ना हो कि जो आपने फरमाया कि जी अभी मैं ये अगर जल्दी रिटर्न भर दूंगा तो नोटिस आ जाएगा, वो नहीं होना चाहिए। हम बार बार हमारे ट्रेडर तबका ये कहता है आप हमारे से मुशावरत करें, हम आपको तरीका बताएंगे, बिकॉज हम बिज़नेस में हैं, हम इस चीज़ में हैं, आप हमारे साथ मुशावरत करें, हमें ऑन बोर्ड लें। अब हमारे से चीज़ एक तय होती है, हो जाता है एक, तो उसके बाद जो है फिर वही रिपरकशंस आते हैं, आपको वापस लेना पड़ता है। जैसे कि अभी इरफान साहब ने कहा कि हमारे फ़िक्स टैक्स के बारे में हमारे से कुछ हुआ था और वो हो गया कुछ, जिसकी वजह से ये सारे रिपरकशंस आते हैं। अच्छा, मैं दोनों अहबाब से ज़रूर ये सवाल करूँगा। चावला साहब, ज़ाहिर है गुफ्तगू आपसे हो रही है, पहले आपसे कर लेता हूँ। हर वज़ीर ख़जाना का ना एक अलग अलग एक्सपर्टी का एरिया है। अगर शौकत तरीन साहब थे तो ज़ाहिर है बैंकर थे, इसाक डार साहब इससे पहले वो बैंकर थे, मिफ्ता इस्माइल साहब सनतकार हैं और आप ही के शहर में सनतकार हैं, आपका ताल्लुक़ भी होगा ज़रूर, यकीनन उनसे वास्ता भी होगा। तो मिफ्ता साहब की पॉलिसी से कुछ आप लोगों को रिलीफ ऐसा मिला है कि जिसमें आपको लगा हो कि जिन लोगों ने सनत चलानी है, जिन लोगों ने डॉलर कमा के देना है, उनके साथ भी कोई रिलेशन गवर्नमेंट का है पॉलिसी साजी के अंदर? इस वक्त तो कुछ तो हमारे से उनकी मुशावरत चल रही है। फ़र्क पड़ा है? देखिए, मुशावरत तो इसाक डार ने भी आपके साथ की होगी, मुशावरत तो हफीज़ शेख ने भी की होगी। बिल्कुल, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा है, और कम से कम ये है कि हमारी कोई सुनवाई है। मगर सिर्फ ये जो चीज़ है ना, जो हर एक कोई अपनी अपनी पॉलिसियाँ लेके आता है, उसको चेंज करने में हमें ये आज सूनर इज़ द बेटर, हमें बैठ के गवर्नमेंट, सारे स्टेक होल्डर्स को, गवर्नमेंट को ये बैठ के करना पड़ेगा कि भाई बिज़नेस आप अलग करिए और पॉलिटिक्स आप अलग करिए। जब आप मिसाके मईशत आप बनाइए जिसमें सब लोग ऑन बोर्ड हों, और एक लॉन्ग टर्म जमातें कहती हैं कि मजाक है। मतलब मिसाके मईशत तो शायद इस कमरे में 3 अगर लोग जो है वो ख्वाहिश जाहिर करें तो बाहर निकल के
कि कोई सियासी जमात उसे दीवाने की भड़क है। आप बात मुकम्मल कीजिएगा, बता जी, फिर मेरा तो आपको कहने का यही है कि गवर्नमेंट का भी यही है कि जब तक आप कोई अपनी पॉलिटिक्स और बिजनेस को अलग नहीं करेंगे, ये हम इसी के गिर्द घूमते रहेंगे। फिर हम आके पॉलिटिकल डिसीजंस करते हैं जो कि बिजनेस में नहीं होना चाहिए। आज एक इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है, कल जाके वो चीज़ें चेंज हो जाती हैं, पॉलिसीज़ चेंज हो जाती हैं, इनकम टैक्स रेट्स चेंज हो जाते हैं। पिछली गवर्नमेंट ने तय करा था कि जी कैस्केडिंग हो गया, उसके बाद वो एकदम बढ़ गए। तो उसमें इंडस्ट्रियलिस्ट या इन्वेस्टर कहाँ से इन्वेस्ट करेगा? और जब इन्वेस्ट नहीं करेगा, यकीनी की सूरत हाल जाहिर है कि आपको पता ही नहीं कल क्या पॉलिसी होगी, क्या गारंटी होगी। मैं अब शेख साहब आपकी तरफ आता हूँ। जब IMF बजट डिज़ाइन करेगा, IMF आपको कर्ज देगा, देखें ना, इसको बहुत सारे लोग हो सकता है कि किसी जो है वो तौहीन हमें IMF को बड़ा तौहीन हमें समझते हैं, हालांकि वो हमें कर्ज दे रहा है और ज़ाहिर है जो कर्ज देगा वो तरीके भी पूछ के रखेगा कि भाई वापस कैसे करोगे। लेकिन हम पाकिस्तान में IMF को एक ऐसा टूल साबित करने की कोशिश करते हैं कि जो शायद हमें हिटमैन की तरह जो है वो नुकसान दे रहा है, और हो सकता है ऐसा हो भी, मेरी राय गलत हो। लेकिन IMF अगर बजट डिज़ाइन करेगा, वो आपको बताएगा कि जी ये फ्लॉज हैं, यहाँ से आप टैक्स कलेक्ट करें, तो वो ज़्यादा किताबी बातें होंगी, शायद ज़मीनी हकीकत से निस्बतन दूर हो। तो पाकिस्तान कब तक इस सर्किल के अंदर रहेगा? हम ये बात ज़रूर कर सकते हैं कि यार ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, लेकिन IMF के साथ कब तक चलेंगे? मैं आपको एक बात बता दूं। पहली बात तो मैं आपको क्लियर करूं ताकि आपका जहन क्लियर हो कि IMF जो है ना, वो इसमें कोई शक नहीं है कि हमने पैसे लेने हैं और वो पैसे देने वाले वो अपनी कंडीशनलिटी के साथ अपनी टर्म्स में वो पैसा देना चाहते हैं। बट आप ये समझते हैं कि IMF पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छा सलूक किया? बिल्कुल भी नहीं करेगा। 32 पॉइंट्स में से हमने 31 पॉइंट्स अचीव किए। सर हमने मुआहदा भी तोड़ा था। मैं एक मिनट मैं बताता हूँ। 32 में से 31 हमने अचीव किए, हम फिर भी ग्रे लिस्ट में रहे। इंडिया 16 पॉइंट्स में है, वो अभी तक रही है। ये सारी पॉलिटिकल, अच्छा, मैं आपको सिर्फ बात बताना चाहता हूँ, मेरी बात पूरी सुनना पहले। मैं पॉलिटिकली जो है ना, ये सारी इट्स पॉलिटिकल प्रेशर्स, जो कि इंटरनेशनल पॉलिटिकल प्रेशर, सुपर पावर्स आप डाल के जहाँ पे अपनी मर्जी के मसले करने होते हैं उस तरह से करती है। यहाँ पे ये कोई वो नहीं है कि जी आपने एक कर दिया और सबके लिए चक्सा है, नॉट एट ऑल। पाकिस्तान क्योंकि अपना वो चाहते थे कि इसको थोड़ा प्रेशराइज करे, इसको थोड़ा सा करे ताकि ये चीज़ों को हम अपनी बातें मनवा सके, तो IMF ने थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा लिया, वरना इतना टाइम कोई भी नहीं रखता, ना इतनी देर को लगाता है इस चीज़ को, ये प्रोलॉन्ग हुआ। शेख साहब आपकी ज़्यादा से गत्ता कलामी कर लूँ थोड़ी सी। देखिए ये मसला ना कम अज़ कम मुझे तो समझ में आ जाए, अगर मैं समझ जाऊँ शायद लोगों को समझाने में आसानी है। फैक्ट ऑफ की बात, मेरा ख्याल है कि आप एक जिम्मेदार आदमी है, नेशनल TV ब्रॉडकास्ट होगी, फैक्ट ऑफ की बात बहुत नाजुक सी गुफ्तगू है। मेरा नहीं ख्याल कि उसके ऊपर हमें, हाँ ये ज़रूर है कि हमें ये एहसास होता है बहैसियत पाकिस्तानी की हमारे साथ ज़्यादती होती है, लेकिन उसको मैं बैकग्राउंड पे ले जाऊँ कि क्या होता रहा, कैसे होता रहा, कौन करता रहा, ये एक अजीबोगरीब बहस होगी। इसका फ़ायदा नहीं है, हमारी भी ख्वाहिश है, सबकी ख्वाहिश है फैट ऑफ से निकल जाए। लेकिन जहाँ तक IMF का मामला है, सर आप IMF से एक मुआहदा तोड़ें, ठीक है ना, आप पेट्रोल की कीमतों को जून तक के लिए, फरवरी के अंदर जून तक के लिए फ्रीज़ कर दें, तो उसके बाद आप समझते हैं कि IMF हमारे साथ बहुत अच्छा बर्ताव करेगा? मैं 2-3 चीज़ें आपको बताऊँ। देखिए पहली बात ये है कि बजाय हम इसके कि किसी गवर्नमेंट के उसको हम लताड़ें, सर फैसले को तो लताड़ सकते हैं, मैं गवर्नमेंट की तो बात ही नहीं कर रहा। मैं बताता हूँ। देखिए IMF जो है ना, वो जिस मुल्क में भी गई है ना, आप मुझे बताएं कौन सा मुल्क जो तरक्की कर गया? ब्राज़ील, जो आपको पता है एक ज़माने में वो क्या कहते थे कि हमारा ब्लू आइड है ये, IMF कहता जब प्रोग्राम, और जब तक वो IMF के प्रोग्राम में रहे, वो अल्लाह के फजल करम से कोई तरक्की नहीं कर अच्छा सकते। एक मिनट शेख साहब जहाँ से निकला है उसके ब्राज़ील जो ना एकदम ऊपर गया। एक और इसमें लुकमा ले लीजिएगा, मैं चावला साहब को भी जरूर इसमें शामिल करूंगा IMF के मामले में। लेकिन जो मोहल्ला तो नहीं बल्कि आप कह लें कि मुख्तलिफ गाँवों में जो सूदखोर एक साहब बैठे होते हैं कि जो लोगों को कर्ज देते हैं, उनका भी तो रवैया यही होता है। उन्होंने भी तो बदमाश गुंडे रखे होते हैं। एक फैसला अगर जो है वो मुशर्रफ साहब के दौर में ना होता, क्रेडिट कार्ड की रिकवरी के लिए टीमें जाती थी पहले, जी, तो वो छोड़ते थे किसी को? अच्छा मुझे ये बताएं कि वो गलत है ना? गलत है ना? अगर वो गलत है, इंसानियत से बाला गलत है। अगर वो गलत है, आप उसको IMF के साथ मिला रहे हैं, तो फिर IMF भी गलत है। तो ये मेरी बात को माने कि कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सका आज तक जो IMF के अंडर रहा है, हमें IMF से निकलना पड़ेगा, यही हमारा मेन टारगेट होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अब आपने बात की थी कि जी कि तरीकाकार क्या हो, यहाँ पे किस तरह से हम चले। मैं आपकी बात सारी समझता हूँ, मुझे मुद्दत हो गई है इसमें ट्रेड में, और मैं समझता हूँ कि क्या क्या मसले हैं। हमारे यहाँ मसला क्या जी, हमारे यहाँ सबसे पहले तो स्ट्रक्चरल चेंज चाहिए हमें यहाँ। देखें पॉलिसीज़ में कंटिन्यूटी चाहिए।
अनफॉर्चुनेटली कि एक गवर्नमेंट आई 3 साल रही, उसके बाद जो नई गवर्नमेंट आई है उसने बजाय इसके कोई अच्छी इसकी पॉलिसी उसको कंटिन्यू करे, उन्होंने उसको यकसर बंद किया और नई पॉलिसी लेके आए 90 डिग्री पे। ठीक। अब जो पहले उस पर बिजनेस कर रहे थे जिनके उसके ऊपर मुताबिक उनको उन्होंने सेट किया हुआ था, अब वो नए सिरे से उनको पूरा नए सिरे से अपना बिजनेस को करना पड़ा, बनानी पड़ी, उसकी पॉलिसी चेंज करनी पड़ी। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, पॉलिसीज़ में कंटिन्यूटी नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है, जिसकी वजह से हम ये इस प्रॉब्लम में। फिर स्ट्रक्चरल चेंज हमें, मैं जो बार बार कहता हूँ, स्ट्रक्चरल चेंज हमें अपने इंस्टीट्यूशंस की स्ट्रक्चरल चेंज करने पड़ेंगे। हर इंस्टीट्यूशन को आप देख लें कि वो रेवेन्यू जनरेशन क्यों चलेगा, भाई सर्विस किसने देनी है, जो पब्लिक अपना सर्वेंट थे वो पब्लिक बॉस बने बैठे हैं, तो उसको कौन पकड़ेगा, कौन उसको रोकेगा? पावर्स आपके पास इतनी है। देखिए ये कॉलोनियल पाकिस्तान है, यहाँ पे अभी 1800 के भी चल रहे हैं, पुलिस लॉ वही है, हर चीज वही है। हमें वो डीसीएम देखते हैं, हम अपना वो एसी देखते हैं, कमिश्नर देखते हैं, हम उनके पास इतनी पावर्स हैं कि जो मर्जी करें। और भाई हमें इससे अब निकलना है, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, हमें ये सारा स्ट्रक्चर चेंज लानी पड़ेगी, फिर जो आगे होगा। इलेक्ट्रिसिटी आपके पास इतनी महंगी, आप बिजनेसमैन को चीखते हैं, इलेक्ट्रिसिटी तो चीखें निकल गई लोगों की, इलेक्ट्रिसिटी आपकी क्या है, आपको पता कितनी बड़ी है? अब ये यूनिट चला गया 45 पे, और ये मैं आपको बता रहा हूँ, अभी आपको बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी मिक्स है ना वो ठीक नहीं है। हमारा 61% जो ना इलेक्ट्रिसिटी होती है फॉसल फ्यूल और अपना कोल से और आपके जो है पेट्रोल से, आपकी 24% होती है उससे हाइड्रो से, 12% होती है न्यूक्लियर से, 3% सिर्फ होती है आपकी ये विंड से और सोलर से। जब दुनिया 2013 में जा रही थी विंड और सोलर की तरफ, हम जाके कोल के और हम जाके 12,000 के जो हमने मेगावाट के लगवाए, और उसमें उसकी वजह से आज मैं किसी को कुछ नहीं कहता, IPPs का जो भी फड्डा है, जो हमारा सर्कुलर डेट नहीं अपना रुकता और अब बढ़ता जा रहा है, उसकी मेन वजह क्या IPPs है ना। यही पता है आपको, पेट्रोल महंगा हो गया, फॉसल फ्यूल महंगे हो गए, जिसकी वजह से हम आज इस कंडीशन में हैं। आज की खबर है कि पाकिस्तान का अंदरूनी बैरूनी कर्जा जो है वो 60,000 अरब तक पहुंच गया। जी पहुंच गया है। और ये अब हमारी ये भी रिक्वेस्ट है कि जो आगे 8 बिलियन जो मिलना है इस गवर्नमेंट को, खुदारा वो 8 बिलियन जो ना वो कंस्ट्रक्टिव काम पे लगाएं, ताकि उसका रिटर्न आए, हम अपने कर सकें। हम यही 2-3 साल फिर उसी तरह खा पी के गुजार जाएंगे, तो फिर पाकिस्तान वहीं पे आ जाएगा। शेख साहब मैं ब्रेक लेके दोबारा इसी तरफ आता हूँ, चावला साहब की तरफ भी आऊँगा, एक ब्रेक लेते ना। ब्रेक के बाद खुशामदीद। चावला साहब आप ही से बात शुरू करूंगा। शेख साहब ने बात की कि स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं, काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं कि जो इस्लाहात से मुताल्लिक है, लेकिन जब इस्लाहात करने आते हैं तो फिर या तो हुकूमत हिल जाती है या फिर लोगों को ये अंदाज़ा होता है कि हमारा जो वोट बैंक है वो किसी तरह मुतासर ना हो जाए। लेकिन इस्लाहात जो आप लोग कर सकते हैं, मैं एक सवाल आपसे इस थोड़ा से अंदाज में करूँगा कि हमारे ताजिर भी तो मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे, हम तो वैल्यू एडिशंस करके दुनिया से चीज़ मंगवाते हैं, वैल्यू एडिशन करते हैं और वैल्यू एडिशन करने के बाद वापस भेज देते हैं। तो ज़ाहिर है डॉलर पहले जाता है, फिर डॉलर वापस आता है, बहुत थोड़ा सा ही डॉलर हमें मिलता है। तो कुछ कसूर आप लोगों का भी होगा या नहीं? इसमें देखिए, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती है ना, उसका ताजिर तो देखिए, ताजिर का कोई वो नहीं होता। ताजिर को तो जो बेस्ट पॉलिसीज़ मिल रही होती हैं उसमें वो मैनूवर कर रहा होता है। हम FPCCI के प्लेटफॉर्म से गवर्नमेंट को कितनी दफ़ा हम ये दे चुके हैं कि जी आप इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे काम करें। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। आज 1984 में पहली गाड़ी बनी, असेंबल हुई थी, और आज 2022 हो गया। बगैर किसी कंपनी का नाम लिए पूरी किटें आती हैं, पूरी किटें आ रही हैं। अच्छा, मैं माजरत के साथ एक चीज़ उसमें और ऐड कर दूं कि हम जो है वो बेवकूफ़ भी बना रहे होते हैं अपने सिस्टम को। एक और अपनी ही सिस्टर कंपनी है, उससे हम AC की किट खरीद लेंगे, एक और अपनी सिस्टर कंपनी है, उससे हम कुछ और खरीद लेंगे और उसको कहेंगे कि जी तो हम अगर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे जाएं, गवर्नमेंट हमें लॉन्ग टर्म पॉलिसीज दें। देखें, इन्वेस्टर इन्वेस्ट कहाँ पे करेगा? इन्वेस्टर उसको वहाँ पे करेगा जहाँ पे उसका सरमाया महफूज होगा। आपका फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ से जा रहा है, इस वक्त आ नहीं रहा, जा रहा है। उसकी मेन वजह यही है कि आपकी पॉलिसीज़, अगर लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ हों, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ हों और उस पर इम्प्लीमेंट भी हो, वही ना हो आई वॉश ना हो। क्या होना क्या चाहिए? देखिए, ये हम एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दे सकते हैं कि जी पॉलिसीज़ जो है वो नहीं, मैंने आपको जैसे गुजारिश करा कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का पूरा एक सिस्टम होना चाहिए। जो चीज़ें इंपोर्ट हो रही हैं उसमें वो यहाँ पे बननी चाहिए। आप चाइना से इंपोर्ट करते हैं, आपकी 16 बिलियन की इंपोर्ट है। आप चाइना को बोलेंगे जी 2 बिलियन से ज़्यादा की जो तुम चीज़ें भेज रहे हो यहाँ पे, उसकी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे लगाओ। आप चाइना को पाबंद करें इसमें।
और बहुत सारी चीज़ें नहीं हो सकेंगी जो कि बल्क आइटम है, पेट्रोकेमिकल्स हैं, वो यहाँ पे नहीं हो सकेंगी। मगर बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि हो सकती हैं। आप कार मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो $5 बिलियन की इंपोर्ट करते हैं, आप उनको कहें कि जी यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट करें, मगर उसके लिए इन्वेस्टर की सिक्योरिटी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है कि इन्वेस्टर को पता कि कल की पॉलिसी क्या हो। आज वो लगा रहे हैं। आज हमारे पास इस वक्त स्टेट बैंक का मसला है कि रॉ मटेरियल भी नहीं आने दे रहे, रॉ मटेरियल नहीं आएंगे, जो री एक्सपोर्ट के लिए रॉ मटेरियल है वो अलाउ नहीं है। तो इन्वेस्टर कैसे यहाँ पे इन्वेस्ट करे, उसको जब यही नहीं पता हो कि जी कल को मेरे साथ कुछ हो जाए और मेरा यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है वो स्टकअप हो जाए। तो हमें जब पॉलिसी में शेख साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ, मुझे ना इस सवाल का जवाब दें। सवाल का जवाब दूंगा, बताएं। हाँ, सवाल का जवाब ये है कि जो आप हर चीज़ को हम वैल्यू एडिशन करना चाहते हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी भी तो हो सकती हैं ना कि जो हम लोग खुद चाहें कि जी, हम लोग से मुराद ये है कि आपकी पूरी बरादरी ये चाहे कि हम नई मार्केट्स ढूंढें, नया जो है वो वेंचर ढूंढें कि जहाँ पर हम मैन्युफैक्चर करके, हम ना मैन्युफैक्चरिंग के नाम पे, ये तो आप मानते हैं ना कि बेवकूफ़ बना रहे हैं पूरे मुल्क को, कि हम एक चीज़ बाहर से ख़रीदते हैं, ये फ़ोन ख़रीदा, इसकी किट ख़रीदी। मैंने विज़िट की है यहाँ जो फ़ोन की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, नाम नहीं लूँगा मैंने 2-4 विज़िट की, दोस्त यार थे वहाँ पे। मैंने कहा यार ये कहाँ से आ रहा है, ये चाइना से आ रहा है, सब कुछ चाइना से आ रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं, उसको एक डब्बे में बंद करके हम दे रहे हैं यहाँ पे। अब मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा आपको मैं हकीकत बताऊँ एक्चुअली क्या है। ये होता है डिलीशन प्रोग्राम। हमने डिलीशन प्रोग्राम जो दिया, इंडिया ने जो दिया, आप दोनों को आप मिसाल देंगे, कंपैरिजन के साथ कंपैरिजन करें। इंडिया में जो आया है मारुति के नाम से ही सुजुकी की, हमारे यहाँ सुजुकी के नाम से सुजुकी चली। वहाँ पे उन्होंने कहा था कि जी 10 साल बाद या 5 साल, उन्होंने 8 साल का रखा था टाइम, 8 साल बाद जो है ना, 10 साल बाद हम आपका ये सारा कुछ जो ना मैन्युफैक्चरिंग 100% यहाँ पे करेंगे। अब वो सारे मैन्युफैक्चरिंग 100% चलेगी वहाँ पे। हमने जो डिलीशन प्रोग्राम में ये रखा ही नहीं, हमने आज तक जो है ना उसका टाइम रखा है, उसको हमने पूरा ही नहीं किया। ना हमने उसके ऊपर प्रेशर डाला उनको, कंपनीज़ को, कि भाई आपने तो ये वादा किया था, आपका डिलीशन प्रोग्राम आपने तो ये दिया था। हमने इसके ऊपर काम ही नहीं किया। मैं आपको बताता हूँ, इसमें बहुत बड़ी गेम है। इसमें जो गेम करने वाले हैं उसमें बहुत कुछ पैसे बनाते हैं। इसमें जो भी जब शामिल है, सबको पता है कौन कौन शामिल है। अब मैं आपको एक आप कथा कलामी, एक दफ़ा कथा कलामी करूँगा, फिर आप बात मुकम्मल कीजिएगा। मैं एक ऐसी कंपनी के बिल्कुल जिम्मेदारी से आपको खबर देता हूँ कि जो इंडिया से उसकी गाड़ी के पार्ट्स बनते हैं, जापान जाते हैं और जापान से फिर यहाँ आते हैं। कॉस्ट तो पड़ेगी ना गाड़ी की फिर। तो मैं देखिए, ये तो आपने बिल्कुल मामूली सी बात की। हमारे पास इससे भी ज़्यादा और जाहिर है सर, आप बताता हूँ। असल मसला पता है क्या, देखिए 74-5 ईयर्स से हम यहाँ पे पॉलिटिकल जो है ना इंस्टेबिलिटी, आपको पता है ऐसे ही है, नहीं हुई, कभी भी नहीं है। कभी वॉर आ गई, कभी रशिया आ गया। पहली बात तो है कि जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती, उस वक्त तक आप इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी नहीं आती। तो हम तो कहते हैं खुदा के लिए लॉन्ग टर्म सोचें और चीज़ें देखिए। जो टर्म आई है उसको 5 साल अगर उसको पूरे करने दिए जाए, ताकि गवर्नमेंट अपने काम पूरे मुकम्मल करे। जो फेल होगा उसको अगली बार आवाम नहीं ले आएगी। यार ये जो आप दरमियान में जो चीज़ें चेंज होती है, ये नहीं होनी चाहिए मेरी इन माई ओपिनियन, कि 5 साल दो करने दो, किसी तरफ जाएंगे ना फिर अवाम भी, लोग पागल तो नहीं उसको दोबारा वोट डाल देंगे। तो सब कुछ आपके सामने नज़र आ रहा है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जो है ना, हमारा सिस्टम ऐसा है, पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा है, और हमारा इकोनॉमिक, हमने अपनी मईशत को कभी भी प्रायोरिटी पे नहीं रखा। हमने हमेशा पॉलिटिक्स को प्रायोरिटी पे रखा। तो अब तो मैं रहम की दरख्वास्त करता हूँ तमाम अपने जितने भी पॉलिटिशियंस हैं कि खुदारा इस मुल्क के ऊपर अब रहम करो। बहुत कर लिया आपने पॉलिटिक्स, अब इस मुल्क पे रहम करो। इस मुल्क की मईशत पे करो। देखो, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, हम एक पूरा प्रोग्राम लेके आ रहे हैं। हम तमाम पॉलिटिकल पार्टी के साथ हमने राब्ते कर लिए। अच्छा, हम बिल्कुल कर लिए। और इसमें ये भी आपको बता दूं कि इसमें पीटीआई भी इंशाल्लाह शामिल हो जाएगी। मैं आपको बता रहा हूँ, वो भी शामिल हो जाएगी। हम हर एक को लहदा बुलाएंगे, हर एक के साथ अपना करेंगे। हम एक पूरा चाक बनाएंगे। हमें पता है ये इकट्ठे नहीं बैठ सकते, हम अलहदा बनाएंगे। हम पूरा एक लेके आएंगे चार्टर ऑफ इकॉनमी, ताकि इस मुल्क में आइंदा जो भी पॉलिसीज़ बने, कम से कम वो पॉलिसीज़ तो ऐसी हों जिनमें कंटिन्यूटी हो। डैम आपने क्या बनाया, आप मुझे बताएं। 60-70 के बाद आपका डैम बना? बिल्कुल नहीं बने हमारे यहाँ। हम दूसरी उसमें जाते रहे। इसी तरह से यहाँ पे जब तक पॉलिसीज़ ठीक नहीं होंगी, देखिए फेडरेशन का काम क्या है, पॉलिसीज़ को ठीक करना। हमारा रजीम आया पिछले 2020 से, हमारा रजीम आया। हमने सबसे पहला जो काम किया ना, यहाँ पे पॉलिसीज़ ठीक करने के लिए, यहाँ पे
पॉलिसी एडवाइजरी कमेटी बनाई हमने यहाँ बिल्कुल पे। ठीक है। हम यहाँ पर एक पूरा रिसर्च सेंटर हमने अपना डेवलप कर दिया। यहाँ पे हम आज तक 8 पब्लिकेशन यहाँ पे हम कर चुके हैं, जो मुख्तलिफ किस्म के गवर्नमेंट के महकमों को हम भेज रहे हैं। ये हमारा काम है। रिस्पॉन्स आ रहा है वैसे ही, या वो आपकी किताब को साइड में देखिए अभी तक रिस्पॉन्स उस तरह से नहीं जिस तरह से होना चाहिए एपेक्स बॉडी को, लेकिन कम से कम डॉक्यूमेंट्स बन रहे हैं। लेकिन डॉक्यूमेंट्स बन रहा है। मैं आपको बताऊं, अभी हमने इसमें आना है खुले तरीके से। हम पूरे मीडिया में जाएंगे, सोशल मीडिया में जाएंगे। हमने पूरी खुली बात करनी है कि यहाँ पे पॉलिसीज़ को ठीक करो, एपेक्स बॉडी को साथ लेके चलो। अगर आप ये समझते हैं कि आप अपना 4 इकोनॉमिस्ट को बैठा के और 2 बैंकर्स को बैठा के और 2 अपना बड़े बड़े अपना बिजनेसमैनों से बैठा के आप अपना जो पॉलिसी बनाओगे वो ठीक हो जाएगी, कभी नहीं होगी। ये जितनी भी आपकी इकोनॉमिक्स जो पॉलिसी जो हमारी ये बनी है, कौंसिल बनी है, वो क्या है? 4 महीने से आप देखने क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ। मैं आपको ये कह रहा हूँ, जब तक एपेक्स बॉडी को आप साथ नहीं लेंगे, जिनको ग्राउंड रियलिटीज़ का पता है, जिनको इची बिचीज़ का पता है, एसएमईज़ का पता है, जो मेन आपकी बैकबोन होती है, आप उसको साथ नहीं लेके चलेंगे तो कैसे आप तरक्की करेंगे? आपकी इकोनॉमी कैसे बेहतर होगी? यहाँ पे आपको इंडस्ट्रियल पैकेज लाना पड़ेगा। जब तक इंडस्ट्रियल पैकेज इस मुल्क में नहीं आता, क्या कंटेंट मैं बताता हूँ क्या चीज़ें होंगी? इंडस्ट्रियल पैकेज में ये है कि आप कहते हैं कि जी हर किस्म की इंडस्ट्री के लिए आपको छूटक लगाएं। हम आपसे सोर्स ऑफ इनकम नहीं पूछेंगे, लगाएं जहाँ से डिक्लेयर्ड है, अनडिक्लेयर्ड जो पैसे हैं सब लगा दो इंडस्ट्री में, और कहीं नहीं, और कहीं नहीं। इंडस्ट्री में लगेगा तो आपकी जॉब क्रिएशन होगी, इंडस्ट्री लगेगी तो आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी, इंडस्ट्री लगेगी तो आपकी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन होगी, इंडस्ट्री लगेगी तो इस मुल्क की इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। सबसे बड़ा काम है अपनी इंडस्ट्रियल पैकेज को, इसको लेके आना और इसको आगे लेके चलना। हमारी पिछली गवर्नमेंट से भी दरख्वास्त थी, इस गवर्नमेंट से भी दरख्वास्त है, खुदा के लिए इंडस्ट्रियल पैकेज लेके आओ अगर आपने इस मुल्क को आगे लेके जाना है। और अगर आपने इसी तरह धक्के खाते रहना है तो फिर ठीक चलते रहें जिस पॉलिसी में आप चल रहे हैं, ये ठीक नहीं होना इस मुल्क ने। अच्छा शेख साहब, मैं चावला साहब को ज़रा शामिल कर लूँ क्योंकि हम इख्तिताम की तरफ अब जा रहे हैं। चावला साहब, शेख साहब ने कहा कि पैकेज आना चाहिए, चीज़ें आनी चाहिए। पोटेंशियल आपको क्या नज़र आता है पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग में? सर वैल्यू एडिशन में नहीं, मैन्युफैक्चरिंग में, हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग में पोटेंशियल क्या है पाकिस्तान में? देखिए यहाँ पे इतना पोटेंशियल है कि जितनी भी चीज़ें आप इंपोर्ट कर रहे हैं, आप यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप यहाँ पे नहीं बना सकते। किन मार्केट्स के लिए? और लोकल मार्केट के लिए भी, और जो आपने जैसे कहा कि जो नॉन ट्रेडिशनल मार्केट्स हैं वहाँ के लिए भी। बट हमारे पास अगर पॉलिसीज़ होंगी, इन्वेस्टर आएगा, इन्वेस्ट करेगा, उसको उसकी इन्वेस्टर की सिक्योरिटी होगी तो वो लगाएगा। उसके बाद आपको शायद कुछ चीज़ें रह जाएंगी, ऑयल और पेट्रोकेमिकल्स वगैरह इंपोर्ट करने के लिए, वो हमारे हाथ में नहीं है ना। अदरवाइज आपके पास आपकी मार्केट अब इतनी बड़ी है और आपके पास देखें, मैं आपको बताऊं, यहाँ पे हमारी पॉलिसीज़ ये हैं कि वो हम टर्की एक्सपोर्ट करते हैं बाय सी, जो कि 25 दिन में जाता है। यहाँ पे रूट मौजूद है, हम उसको यूज़ नहीं करते, हम उसको एक्सप्लोर करें, वो TIR के तहत हम ट्रक्स में भेजें तो हमारी वॉइस टाइम भी, ट्रांजिट टाइम भी कम होता है, पैसे भी कम लगते हैं और ट्रेड भी बढ़ेगी। हमें अपनी 14 दिनों में पहुँचता है बाय रोड और ट्रेन में 12 दिनों में पहुँचती है। रीजनल ट्रेड हमारी इतनी बड़ी खुली हुई है, अभी हमारी अनटैप्ड है, हम वो कर सकते हैं, मगर हमारे पास कौन से आइटम्स हो सकते हैं? मिसाल में लोग देखें ना, ये सारी बात अगर हम इस तरह ओवरव्यू करेंगे ना तो बहुत सारी चीज़ें लोगों को समझ में नहीं आ रही। आइटम्स कौन कौन से हो सकते हैं लोग? मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात तो है कि हम करते हैं 12 मुल्कों के साथ ट्रेड। ठीक है, उन्हीं 12 मुल्कों के साथ। यूरोप ही जाना चाहते हैं हम, यूएस ही जाना चाहते हैं। देखिए, यूरोप में 12 बिलियन की कर रहे हैं, यूएस के साथ हम 6.5 बिलियन की कर रहे हैं, यूके के साथ 3.8 बिलियन की कर रहे हैं, 22.3 बिलियन तो हम इनके साथ कर रहे हैं। बाकी सारी आप 31 में निकाले तो बाकी रह गई 8 या 9 बिलियन। मेरे मैं आपको समझाता हूँ। एक अभी आने से पहले, कुछ देर पहले मेरा बिजली के बिल जब आया तो लोगों ने ना सवालात शुरू कर दिए कि इसमें फ्यूल एडजस्टमेंट लगी हुई है। लोग ये कहते हैं कि रशिया के साथ हमारी ट्रेड कितनी है, क्योंकि इंडिया तो रूबल के अंदर जो है वो उनसे तेल खरीद रहा है, हम ज़ाहिर है कैसे खरीदेंगे। रशिया के साथ जो ट्रेड है उसमें रुकावट क्या थी? 1.64 मिलियन की है, मैं बताऊँ 164 मिलियन। बिलियन भी नहीं है, बिलियन तो बहुत दूर है, 164 मिलियन ओनली। इतना बड़ा मुल्क है। देखिए हमने आज तक उसको टैप ही नहीं किया। मैं कुछ 1.5 महीने पहले रशिया गया था, इसी सिलसिले में हमने यूरल चैम्बर के साथ, रशियन फेडरेशन के साथ, ट्रेड मिनिस्टर के साथ, डिप्टी ट्रेड मिनिस्टर, सबके साथ मीटिंग्स की। अच्छा, एक चीज़ मुझे क्लियर कीजिएगा जी, आप पहली दफ़ा गए थे या इससे पहले भी एक्सप्लोर पहली बार गया? इसका मतलब जब आप जैसा बिजनेसमैन जो 30-40 साल से काम कर रहा हो वो पहली दफ़ा जाए तो हमने कोशिश ही नहीं की एक्सप्लोर करने? नहीं किया ना। मैं बता रहा हूँ कि हम तो कन्वेंशनल मार्केट्स हैं, उन 12 मुल्कों को नहीं को कर रहे हैं भाई। पूरा अफ्रीका वैगन पड़ा है, पूरा अपना सेंट्रल एशिया वैगन पड़ा है, सारा आपका सेंट्रल एशिया आपका पड़ा है।
आपने तो कभी उसको किया ही नहीं। रीजनल ट्रेड के हम वैसे पीछे हैं। अफगानिस्तान का हमारा मसला चल रहा है, ईरान के साथ उसके सैंक्शन लगी हैं, टर्की के साथ वैसे नहीं, वो अपना लंबा रूट कर इस वजह नहीं कर रहे। ये सारी रीजनल ट्रेड आपको करनी पड़ेगी, आपको इंडिया के साथ भी करनी पड़ेगी, बांग्लादेश के साथ भी करनी पड़ेगी, आपको इंडिया के साथ जब आप अगर कहते हैं लोग 1000 जज्बाती हो साल, जाते यार हैं। मेरी बात सुनो, अगर 1000 साल पूरा यूरोप लड़ता रहा, 1000 साल बाद उन्होंने अपने सारे बॉर्डर खोल दिए, 1000 साल लड़ता, हमारी तो लड़ाई कुछ 75 साल भी नहीं है। कुछ सालों की है, तो हम तो भाई अपना बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। 1000 साल लड़ने के बाद अपने बॉर्डर खोलें, तो हम तो अपने बॉर्डर क्यों नहीं खोल सीख सकते हमें हैं। खोलना चाहिए। देखिए पहले तो रीजनल ट्रेड करनी चाहिए, क्योंकि सारी दुनिया में रीजनल ट्रेड आपका मेन है, मेन फोकस उसको होना चाहिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट। दूसरी बात यह है कि हमने जो FTA किए हैं, हमने चाइना के साथ FTA किया है, 27 बिलियन की ट्रेड है हमारी चाइना के साथ, 3 बिलियन हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, 24 बिलियन के हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो FTA करने से पहले भी सोचें कि हम किसके साथ कर रहे हैं और क्या क्या चीज़ों पे करना है, उसकी अपनी कंडीशनलिटी, अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे लेके आए, ताकि हमें लॉस ना हो। जैसे अब पूरी मार्केट फ्लड पड़ी, हमारे जो छोटा SME था बेचारा मारा गया, हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग होती थी शूज़ की, दूसरी वो सारी चीज़ें इंपोर्ट होनी शुरू हो गई। शेख साहब सम अप कीजिएगा बिल्कुल, मुझे खत्म मैं अब करना है। आपको ये बताना चाहूँ, देखिए इस मुल्क में सिस्टम चेंज करने पड़े। जैसे मैं आपसे सबसे पहले बात की कि हमारा स्ट्रक्चरल चेंज चाहिए, हमारे जितने इंस्टीट्यूशन को चेंज करना है। आप मुझे बताएं, ब्यूरोक्रेसी जो आपकी है, 6 महीने वो लगता है वो काफ का सेक्रेटरी, 6 महीने बाद वो एजुकेशन का, 6 महीने बाद वो अपना आ जाता है हेल्थ का, 6 महीने बाद वो आ किसी जाता इदारे में है उसको पता नहीं फाइनेंस लगता का। हमने किया गया है। वो कोई अपना आलम फाजल है, कोई सुपर ह्यूमन है जिसको 6 महीने में सारी पता चल जाता है। ये मैं बता रहा हूँ, ये सारी स्ट्रक्चर हमारी ये चेंज करनी पड़ेगी, हमें ये कैडर चेंज करने पड़ेंगे। 3 से ज़्यादा किसी में जा ना सके, उसकी एक्सपर्टीज बने, ताकि ये मुल्क आगे जा सके। हम अपनी ब्यूरोक्रेसी को साथ लेके, मैं समझता हूँ ब्यूरोक्रेसी को हर एक को अपने साथ लेके चले, जो भी आए, और उसके लिए आप कानून बना के लाएँ, और कानून ऐसे हों जिसमें जो बेहतरी वाले हों, ताकि चीज़ें आगे चलें, हम रोकें ना चीज़ों को। तो ये मैं इसमें बताना चाहता हूँ। मेन चीज़ आपकी इलेक्ट्रिसिटी है, तब तक आप उसको ठीक नहीं करेंगे आपकी इंडस्ट्री आगे नहीं पनप सकेगी। इंटरेस्ट रेट आपका 15% है, इसको फौरी तौर पे जो काइबर रेट है 15 की जमा 2 बैंक करते हैं, 17% में कोई कारोबार नहीं हो सकता। पहले 17% बैंक को दो, बैंक में रखना इससे बेहतर है जी, ठीक है। उसके बाद आ गया जनाब आपका तीसरा, आपका डिवैल्यूएशन, आपको पता 245 को भी टच करके अब हम अल्लाह का शुक्र है कि हम पीछे आना शुरू हैं। इसको कहीं और स्टेबल होना चाहिए। ये इसको करना चाहिए। देखिए इसको स्टेट बैंक को रेगुलेट करना चाहिए, वो रेगुलेटर अथॉरिटी है, उसके काम तक फ्री फॉल नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान फ्री जैसी फॉल कोई कर दिया, फ्लोटिंग में रख दिया। ये सारी पॉलिसीज हमें ठीक करनी पड़ेंगी, रीड्रेस करनी पड़ेंगी। शॉर्ट टर्म और अपना एडॉक बेसिस पे काम बंद करने पड़ेंगे, हमें लॉन्ग टर्म पॉलिसीज चाहिए। बिल्कुल ठीक है शेख साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। चावला साहब, ज़ाहिर है वक्त की कमी है, मादत आपका भी शुक्रिया। एक आखिरी बात के साथ इख्तिताम करेंगे कि अपनी सियासत के लिए रियासत पाकिस्तान को, रियासत को कुर्बान ना करें। बस यही तमाम लोगों से गुजारिश है। मिसाक मईशत की तरफ आखिर जाना ही होगा कि अगर लोगों को कुछ रिलीफ देना है। प्रोग्राम से इतना ही, जा दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।